हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज का इकोनॉमिक सेक्शंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। मींस भारत सरकार द्वारा गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, या आज तक भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई है भारत सरकार, या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स लेके आई है ताकि पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सके, मींस पॉवर्टी को दूर या कम किया जा सके। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस बेसिस पे ये स्कीम्स लेके आती है पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए। तो सबसे पहले तो सरकार उन लोगों के बारे में ध्यान रखती है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लाए करते हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे लाए करते हैं। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लेके आएगी ताकि उनका वेलफेयर हो सके। तो सरकार क्या करती है, रूरल पुअर मींस गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्कीम्स बनाएगी। एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मींस जो छोटे लेवल के किसान होते हैं, छोटे लेवल पे फार्मर होते हैं, मतलब जिनकी जमीन का साइज बहुत कम है, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, ठीक है, गुजारे लायक खेती करते हैं, जो ज्यादा लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर नहीं रन कर पाते, उनके लिए सरकार ये स्कीम्स लेके आती है। देन लैंडलेस लेबरर्स मींस वो लोग जो अपनी जमीन पे काम ना करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी और की जमीन पे खेती करते हैं, उनके लिए सरकार स्कीम्स लेके आती है। इसी तरह रूरल आर्टिजन्स मींस गांव में रहने वाले जो आर्टिजन्स होते हैं, जो हैंडलूम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या आर्टिस्ट वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो वो सब, उन सब लोगों के लिए भी सरकार स्कीम्स बनाती है ताकि उनकी पॉवर्टी को दूर किया जा सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज किया जा सके। एंड इसके अलावा अर्बन पुअर मींस जो शहरी लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, शहरी गरीब लोग हैं जो, उनके लिए भी सरकार अलग अलग स्कीम्स लेके आती है। तो हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन किन के लिए स्कीम्स बनाती है, गांव में रहने वाले पुअर लोगों के लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, उसके अलावा लैंडलेस लेबरर्स जो किसी और की जमीन पे खेती करते हैं उनके लिए, फिर है रूरल आर्टिजन्स मींस जो ग्रामीण लोग, जो कलाकार होते हैं, जो हैंडलूम्स वगैरह बनाते हैं, या जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं बट वो रूरल हैं, उनके लिए सरकार लेके आती है स्कीम्स। एंड अर्बन पुअर शहरों में रहने वाले पुअर लोगों के लिए भी सरकार ऐसी स्कीम्स बनाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि सरकार ने ऐसी स्कीम्स को किस आधार पे क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, किस आधार पे बांटा हुआ है। सबसे पहले है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। सरकार का क्या मानना है, या वैसे भी नॉर्मल क्या देखा जाता है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड होगा तो अपने आप उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा, रेज होता जाएगा, ठीक है, वो गरीबी रेखा से ऊपर आने की कोशिश करेगा अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अगर उसके पास रोजगार होगा। तो सरकार किस बेसिस पे बनाती है स्कीम्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स मींस सरकार लोगों के लिए, लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स या प्रोग्राम्स लेके आती है कि लोग रोजगार ले सकें। नेक्स्ट है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स मींस सरकार मतलब जैसे कि आपने सुना होगा नरेगा, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के अंडर क्या होता है कि डेली वेजेस के बेसिस पे अलाउंस दिया जाता है लोगों को कि वो साल में कम से कम एटलीस्ट 100 डेज तो इस अलाउंस पे, डेली अलाउंस पे काम कर सके। मींस कोई भत्ता डिसाइड कर दिया जाता है कि 200-300 रुपए दिहाड़ी पे उनको 100 दिनों के लिए काम दिया जाएगा। तो इस तरह के वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेके आती है सरकार। देन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की सरकार क्या ध्यान रखती है कि कोई भी बंदा भूखा ना रहे, तो उसके लिए सरकार फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लेके आती है। जैसे कि जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लाए करते हैं, उनके लिए सरकार कम दामों पे उनको फूड ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल करवाती है, ठीक है, राशन कार्ड्स वगैरह के जरिए उनको कम रुपयों में, कम दाम पे फूड ग्रेन्स, शुगर वगैरह ये सब चीजें अवेलेबल करवाती है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। इसके लिए, उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी सरकार कई प्रोग्राम्स लेके आती है ताकि उनको, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके गरीब लोगों की।
नेक्स्ट है अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इसके अलावा सरकार शहरी लोगों के लिए, जो शहरी लोग पुअर हैं, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए भी प्रोग्राम्स लेके आती है। तो इन 5 बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस किस बेसिस पे सरकार ने ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, पहला था कि सरकार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि लोगों को उनके बिजनेस के लिए मोटिवेट कर सकती है, उनको स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करके। नेक्स्ट हमने पढ़ा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मीन्स सरकारी भत्ते पे उसको लोगों को जॉब्स अवेलेबल करवा सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। देन है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की सरकार राशन कार्ड वगैरह के जरिए उनको कम दामों पे खाना अवेलेबल करवाएगी। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, जैसे कि सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, ताकि उनका शोषण ना हो सके, उसके लिए सरकार प्रोग्राम्स लेके आती है। देन है अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी सरकार ऐसे ही प्रोग्राम्स लेके आती है। अब हम इन प्रोग्राम्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक सरकार ने पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो सबसे पहला है IRDP। IRDP की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको इसकी फुल फॉर्म भी लर्न करनी है। एंड ये लॉन्च कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, 1978 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। एंड ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, मतलब ये लागू कब हुआ? 1980 में। 2 सालों बाद, लॉन्च होने के 2 सालों बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इसमें क्या था? क्लबिंग टुगेदर ऑफ वेरियस स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब भी यही होता है, क्लब करना बहुत सारी चीजों को, उसको कहते हैं इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड से ही आपने याद रखना है कि इसमें क्या था कि सरकार ने और भी उस टाइम पे जो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही थी उनको क्लब करके ये स्कीम बनाई थी IRDP। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू BPL, कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, उनको अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाना ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, ताकि वो खुद की रोजगार कमा सके। एंड ऐसे ही उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ताकि वो नई नई तकनीक सीख सकें और आजकल के इरा में जिन स्किल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत है उनको वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स यूज करने आए और वो इजीली एम्प्लॉयमेंट ले सके। नेक्स्ट है टू इनेबल देम क्रॉस पॉवर्टी लाइन, और सरकार उनको हेल्प करेगी इन प्रोग्राम्स के जरिए कि वो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊंचा उठ सके, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के काम करेगी सरकार IRDP के जरिए। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इनकम ऑफ रूरल्स, कि जो ग्रामीण पुअर लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगी सरकार की, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, कि फूड की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, इसके लिए भी सरकार इस प्रोग्राम के थ्रू काम करेगी। तो इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि BPL लोगों को स्किल्स सिखाना और टेक्नोलॉजी सिखाना। दूसरा था कि उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाना। तीसरा था कि उनकी रूरल लोगों की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करना। एंड फोर्थ था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसके अलावा क्या था कि सरकार इस प्रोग्राम के जरिए किसानों को सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सरकार क्या करेगी, उन किसानों के लिए 25% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। मतलब जितनी भी उनकी एग्रीकल्चरल कॉस्ट आएगी उसका 25% हिस्सा, उसका 25% कॉस्ट सरकार उठाएगी और उसका 75%, बाकी का जो 75% बर्डन बचता है वो खुद किसान को उठाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज 100 रुपीज किसी प्रोडक्ट की एग्रीकल्चरल कॉस्ट आई है, वो मतलब उस फार्मर ने, स्मॉल फार्मर्स ने जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करी है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 100 रुपीज। तो उसमें से 25 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से पे किए जाएंगे और बाकी के 75 रुपीज ये खुद किसान के द्वारा ही पे किए जाएंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल फार्मर्स एंड रूरल आर्टिजन्स, उनके लिए भी सरकार ने सब्सिडी की प्रोविजन रखी है इसमें कि उनको सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 33.3%।
ठीक है, 33.3% सब्सिडी देगी सरकार इनको। जैसे कि अगर 100 रुपीज टोटल कॉस्ट आती है, उसमें से 33.3 रुपीज सरकार द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है एसटीज। ठीक है, जो एसटीज हैं उनको भी सरकार इस प्रोग्राम के जरिए कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, और उनको कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 50%। ठीक है, मतलब अगर उनकी 100 रुपीज टोटल कॉस्ट आती है तो उसमें से 50 रुपए का बर्डन सरकार उठाएगी और 50 रुपए एसटी किसानों को खुद उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की सब्सिडीज थी। कौन कौन सी? स्मॉल फार्मर्स के लिए 25%, मार्जिनल फार्मर्स और रूरल आर्टिजन्स के लिए 33.3% एंड एसटीज के लिए 50%। तो ये थे हमारा IRDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, इस प्रोग्राम के अंडर क्या था? ये प्रोग्राम किस लिए चलाया गया था सरकार द्वारा? टू प्रोवाइड ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड नॉन एससीज और एसटीज रूरल पुअर हु लिव बीपीएल। मींस इस योजना के तहत सरकार हाउसेज प्रोवाइड करवाएगी। मींस एसटी और एससी लोगों के लिए घर बनवाएगी सरकार इस प्रोग्राम। आवास से ही, ठीक है, क्लियर हो रहा है, इंदिरा आवास योजना। आवास मींस रेजिडेंस। ठीक है, तो रेजिडेंस प्रोवाइड करवाना पुअर लोगों को, चाहे वो एससी हैं, चाहे वो एसटी हैं, या फिर नॉन एससी एसटी रूरल पुअर्स के लिए भी सरकार इस योजना के तहत हाउसेज कंस्ट्रक्ट करवाएगी। ठीक है, टू प्रोवाइड ग्रांट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। इस योजना का मेन उद्देश्य था कि सरकार हाउसेज कंस्ट्रक्ट करवाएगी। किसके लिए? एससीज के लिए, एसटीज के लिए, एंड वो नॉन एससी एसटी जो कि रूरल पुअर हैं, जो कि गांव में रहने वाले पुअर लोग हैं, जो कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, उनके लिए सरकार हाउसेज कंस्ट्रक्ट करवाएगी। इस योजना का मेन उद्देश्य ये था। फिर हम देखते हैं कि ये योजना कब लागू हुई। तो ये योजना कब लॉन्च हुई? 1985-86 में। ठीक है, 1985-86 में ये योजना शुरू हुई थी एज सब स्कीम फॉर जवाहर रोजगार योजना। जो उस टाइम पे जवाहर रोजगार योजना जो एग्जिस्ट कर रही थी, उसी की सब स्कीम के रूप में ये योजना शुरू की गई थी। उसके बाद पहले तो ये उसकी सब स्कीम के तौर पे शुरू की गई थी, जवाहर रोजगार योजना की सब स्कीम के तौर पे थी, लेकिन बाद में 1 जनवरी 1996 मींस लागू होने के 10 साल बाद ये एक इंडिपेंडेंट स्कीम बन गई। मतलब अब ये इसकी सब स्कीम नहीं रही थी जवाहर रोजगार योजना की, ये अपनी एक इंडिपेंडेंट स्कीम बन गई। ठीक है, मतलब इसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन गई इंदिरा आवास योजना की। तो हमने क्या पढ़ा कि इसके तहत सरकार एससीज, एसटीज और वो नॉन एससी एसटी जो कि रूरल लोग हैं और जो बीपीएल के नीचे लाई करते हैं, उनके लिए सरकार हाउसेज कंस्ट्रक्ट करवाएगी, घर बनवाएगी। और ये कब शुरू हुई योजना? 1985-86 में। और ये उस टाइम पे जवाहर रोजगार योजना की एक सब स्कीम के तौर पे शुरू की गई थी, लेकिन 10 सालों बाद मतलब 1996 में ये एक इंडिपेंडेंट योजना बना दी गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड योजना जो कि है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना में क्या था? इसका एम क्या था? अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इसका कंप्लीट नेम क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। अन्न मीन्स ग्रेन्स। ठीक है, अन्न मीन्स अनाज। तो उससे ही इसका उद्देश्य क्लियर हो रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था? हंगर फ्री इंडिया, कि इंडिया को हंगर फ्री बनाना है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। तो इसका कंप्लीट नेम है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय का मतलब है जो पर्सन बहुत ही ज्यादा गरीब है उसको बोलते हैं अंत्योदय। ठीक है, तो आपने इसका मीनिंग भी याद रखना है, अंत्योदय अन्न योजना, कि पुअर लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका एम क्या था? इंडिया को हंगर फ्री बनाना। नेक्स्ट, प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पुअर, कि गरीब लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाना, अनाज प्रोवाइड करवाना एट लो प्राइसेस अंडर पीडीएस, कि गरीब लोग जो हैं उनको राशन कार्ड वगैरह के जरिए लो प्राइसेस पे, कम लागत पे उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाना। किसके थ्रू? पीडीएस के थ्रू। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है कि हम
राशन कार्ड के जरिए अगर हम बीपीएल के नीचे लाई करते हैं, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से बिलो लाई करते हैं हम, तो हम फूड ग्रेन सरकार से कम दाम पे ले सकते हैं। और ये योजना कब लॉन्च की गई थी? ये योजना लॉन्च की गई थी 2000 में, ठीक है, 2000 में, सन 2000 में ये योजना लॉन्च की गई थी। और अंत्योदय का मतलब क्या है? अंत्योदय मीन्स पुअरेस्ट अमंग द पुअर, कि जो बंदा गरीबों में भी गरीब है, मतलब बहुत ज्यादा गरीब बंदा जो गरीबों में भी गरीब है, उसको बोलते हैं अंत्योदय। तो आपने ये याद रखना है अंत्योदय का मीनिंग, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 करोड़ फैमिलीज, इसके तहत सरकार क्या करेगी? ऐसी 1 करोड़ फैमिलीज को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाएगी। पहले उनको आइडेंटिफाई करके कि वो बीपीएल लाई कर रही हैं या नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन है वो लाई कर रही है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग सरकार उन फैमिलीज को इस अकॉर्डिंग फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाएगी। किस अकॉर्डिंग? 25 किलोग्राम ग्रेन्स पर मंथ, कि हर महीने उनको कम से कम 25 किलो अनाज दिया जाएगा कम रेट्स पे, जिसमें वीट का रेट क्या होगा? 2 रुपीज पर केजी, ठीक है, 2 रुपए प्रति किलो, और राइस का रेट क्या होगा? 3 रुपए प्रति किलो। तो ये थी अंत्योदय अन्न योजना। इसके तहत हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य था इंडिया को हंगर फ्री बनाना और पुअर लोगों को पीडीएस के जरिए कम रेट पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाना। और ये योजना लॉन्च हुई सन 2000 में। उसके अलावा इसमें अंत्योदय का मतलब क्या था? पुअरेस्ट अमंग द पुअर, कि जो बंदा गरीबों में भी गरीब है उसको बोलते हैं अंत्योदय। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 करोड़ फैमिलीज, कि इसमें 1 करोड़ फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको लो प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। किस अकॉर्डिंग? कि उनको हर महीने एटलीस्ट 25 केजी फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, जिसमें वीट का रेट होगा 2 केजी 2 रुपीज पर केजी, और राइस का रेट होगा 3 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट योजना है 4th नंबर पे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, NREGA। तो आपको इसकी फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। कई बार हमसे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NREGA की फुल फॉर्म बताओ, या ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो हमें इसका कंप्लीट नेम पता होना चाहिए। ये योजना लॉन्च की गई थी सन 2004 में, ठीक है, 2004 में ये योजना लॉन्च की गई थी। इसमें जैसे कि हम इसका नाम पढ़ रहे हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, कि इस योजना के तहत सरकार ने ये गारंटी प्रोवाइड की लोगों को कि रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की ही जाएगी इस योजना के तहत। और इसमें क्या था कि 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड लेबर, की सरकार क्या करेगी? 100 डेज के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी अनस्किल्ड लेबर को, कि जिन लेबर के पास स्किल्स नहीं है, उनको अलग अलग तरह की स्किल्स नहीं आती, उनके लिए सरकार कुछ अलाउंस डिसाइड करके दिहाड़ी पे उनको 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आप देख रहे हो इसके फुल फॉर्म क्या है? नरेगा की, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये आपने नरेगा और आगे आएगा मनरेगा, मनरेगा और नरेगा की फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में नरेगा, कि ये कब लॉन्च हुई? नरेगा 2004 में। और इसके अंदर क्या था कि सरकार 100 दिनों के लिए कुछ वेज एम्प्लॉयमेंट पे कुछ वेज डिसाइड करके अनस्किल्ड लेबर को 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट 5th है पीएम ग्रामोदय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये कब लॉन्च की गई थी? सन 2001 में, ठीक है, सन 2000 और 2001 में। ग्राम उदय, ग्राम उदय, ग्राम मीन्स विलेजेस, उदय मीन्स उनको ऊंचा उठाना, ठीक है। ग्राम उदय मीन्स विलेजेस की अपलिफ्टमेंट करना, ये था इस योजना का मुख्य उद्देश्य। तो इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू बीपीएल्स, कि जो भी रूरल, जो भी गांव में लोग रहते हैं जो बीपीएल हैं, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य। और ये कब लॉन्च की गई थी? सन 2000-2001 में। नेक्स्ट स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? ये बेसिकली कुछ पर्सन्स की कोलैबोरेशन होती है जो कि उन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं। इसमें वो लोग आ जाएंगे जैसे कि कुछ प्रोडक्शन जो करते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, ठीक है, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, तो फार्मर्स या फिर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाते हैं, ऐसे लोग, उनको ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलके क्या करते हैं, ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और इनका बेसिकली मोटिव क्या होता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को अपलिफ्ट करना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्गेनाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अमंग बीपीएल पीपल। तो ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले पर्सन्स क्या करते हैं, ये उन लोगों को इकट्ठा होने का मौका देते हैं जो कि बीपीएल हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, उनको मतलब अपनी अपलिफ्टमेंट का मौका देते हैं, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करके या फिर उनकी फाइनेंशियल हेल्प करके। ग्रुप एक्टिविटीज आर गिवन प्रेफरेंस। इसमें इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि अगर जैसे 4-5 फार्मर्स मिलके कोई किसी चीज की प्रोडक्शन करने हैं एक कोलैबोरेटिव लैंड पे, ठीक है, अपनी लैंड्स को कंबाइन करके उस पे अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ग्रुप एक्टिविटीज को इसमें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एंड फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और इसमें बेसिकली जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है इनडायरेक्टली वे से, ठीक है, इनडायरेक्ट वे से। वैसे इनको फंडिंग गवर्नमेंट करती है, बट ये चलाया कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मेनली गवर्नमेंट में भी क्या है, नाबार्ड इसको हेल्प करता है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो स्कीम थी वो कब शुरू की गई थी, 91-92 में, ठीक है, 1991-92 में। तो ये थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट स्कीम है एमजी नरेगा, ठीक है, या इसको कई लोग मनरेगा भी बोल देते हैं। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर नरेगा करा था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन एमजी नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, एमजी स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये लॉन्च कब हुआ था, 2005 में। इसका एम क्या था, जैसे कि उसका नरेगा का एम क्या था कि लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना किसी पर्टिकुलर डेली अलाउंस पे। ऐसे ही एमजी नरेगा में भी यही है कि इसका एम था एनहेंसिंग लाइवलीहुड ऑफ रूरल पीपल, कि जो गांव के लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को एनहेंस करना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग वेज सिक्योरिटी ऑफ 100 days टू अनस्किल्ड एडल्ट लेबर्स, कि जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, ठीक है, 18 साल से ऊपर के जो लेबर्स हैं जो कि अनस्किल्ड हैं, जिनको स्किल्स नहीं आती, उनको 100 days की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट मनरेगा के तहत। और पहले जो नरेगा हमने स्कीम पढ़ी थी, नरेगा को ही अपडेट करके एमजी नरेगा मनरेगा बनाया गया है, ठीक है। और नरेगा जो थी वो स्कीम कब बनी थी, नरेगा स्कीम बनी थी 2004 में, ठीक है, 2004 में नरेगा स्कीम बनी थी और उसी को अपडेट करके मनरेगा स्कीम बनी है। और इसको अपडेट कब किया गया, बनने के 5 साल बाद। 2004 में नरेगा बनी थी और 2009 में इसको अपडेट किया गया। और एग्जैक्टली डेट भी पूछी जा सकती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनरेगा स्कीम, ठीक है। और कौन सी डेट को, जैसे कि हमें पता है महात्मा गांधी, ठीक है, एमजी इसके साथ में जुड़ गया, तो महात्मा गांधी के ही बर्थ एनिवर्सरी पे 2 अक्टूबर 2009 को ये अपडेट किया गया था नरेगा टू मनरेगा। नेक्स्ट स्कीम है हमारी फूड सिक्योरिटी स्कीम। फूड सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में भी करा था कि इसके अंडर क्या है कि गवर्नमेंट उन लोगों को, बीपीएल लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे लाई करते हैं, उन लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उनको कम रेट्स पे फूड ग्रेन्स एंड शुगर अवेलेबल करवाएगी, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन्हें अवेलेबल करवाएगी। तो ये फूड सिक्योरिटी स्कीम कब लॉन्च की गई, पहले ये देखते हैं। फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च हुई 2013 में और इसका एम क्या था, सभी को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के
थ्रू था, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू था कि लोग राशन कार्ड्स वगैरह की हेल्प से कम रेट पे फूड ग्रेन्स वगैरह खरीद सकते हैं। नेक्स्ट थी स्कीम स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मीन्स ये स्कीम जो थी ये बेसिकली किसको एम्फेसिस डालती थी, किस चीज पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, स्वरोजगार पे, कि लोगों को स्टैंड करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी कि वो अपना बिजनेस, चाहे वो स्मॉल स्केल पे ही है, उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और उसको अच्छे से चला सके। लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये स्कीम कब बनाई गई थी। तो ये स्कीम बनी थी 1997 में, ठीक है। लेकिन बाद में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि मनरेगा का एम भी तो यही था ना कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो दो दो एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम्स को रखने की बजाय गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो पहले वाली स्कीम थी स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, इसको भी मनरेगा में ही मर्ज कर दिया सरकार ने। कब? जब मनरेगा बनी थी। कब बनी थी? 2 अक्टूबर 2009 को, अभी हमने ऊपर किया है, ठीक है। तो मनरेगा बेसिकली क्या था? मनरेगा काफी सारी स्कीम्स की कोलैबोरेशन थी। इसमें नरेगा स्कीम थी, उसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। ये तीनों मिलाके ही मनरेगा स्कीम बनी थी। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है, उसमें क्या था? शहरी स्वरोजगार योजना, और जो ग्रामीण वाली है वो गांव के लोगों के लिए थी, ठीक है। शहरी वाली भी जो थी ग्रामीण रोजगार योजना, वो भी 1997 में लॉन्च हुई थी, और जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना है वो भी 1997 में ही लॉन्च हुई है, ठीक है। उसको भी मनरेगा में 2009 में मर्ज किया गया था, और इसको भी मनरेगा में 2009 में मर्ज किया गया था। तो ये आपने ऐसे दोनों को कंबाइन करके याद करना है ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये दोनों ही लॉन्च हुई 1997 में, और दोनों ही मर्ज हुई मनरेगा में 2009 में। जब मनरेगा बना था 2009 में बना था ना मनरेगा, हमने अभी पढ़ा 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा की इस्टेब्लिशमेंट हुई, तब लॉन्च हुआ था। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और शहरी स्वरोजगार योजना, ये दोनों भी 2009 में उसमें मर्ज की गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा नरेगा जो कि 2004 में बना था, उसको ही अपडेट करके मनरेगा बनाया गया 2009 में। और साथ में उसके ये जो दो थी शहरी स्वरोजगार योजना और ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इनको कोलैब करके इनकी मनरेगा बनाया गया। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मीन्स गांव के सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। इसका यही मतलब निकलता है ना, नेम में ही इसका एम छुपा हुआ है। तो ये लॉन्च कब हुई थी ये योजना? 25 सितंबर 2001 में। फर्स्ट चीज आपने ये याद रखनी है, एंड सेकंड आपने ये याद रखनी है कि ये दो स्कीम्स को जोड़ के बनी थी। वो दो स्कीम्स कौन सी थी? कोलैबोरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये किस किस की कोलैबोरेशन थी? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम की और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की। ये दो स्कीम्स को जोड़ के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनी। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इसका लॉन्च ईयर याद कर लो कि किस साल में ये लॉन्च हुई थी, 25 सितंबर 2001 में। मेनली मनरेगा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी स्कीम्स को जोड़ के बनी थी, ठीक है। नरेगा को संपूर्ण जयंती स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। इसका बस आप ये याद रख लो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कि ये कब लॉन्च हुआ था, 25 सितंबर 2001 में। नेक्स्ट स्कीम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसके तहत क्या था? सबसे पहले तो ये कब बनी? ये बनी 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1999 को ये बनी, लॉन्च हुई। और इसका एम क्या था कि ग्राम समृद्धि मतलब विलेजेस को डेवलप करना, ठीक है, गांव की समृद्धि करना। तो ये बनी रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब गांव के विकास के लिए। और गांव का विकास कैसे होगा? जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को एनहांस किया जाएगा, जैसे वहां के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स,
रोड्स एंड ब्रिजेस वगैरह बनाए जाएंगे, तभी वहां पे डेवलपमेंट हो सकेगा। इसके अलावा वहां पे लोगों को एक सस्टेन्ड वेज एम्प्लॉयमेंट दी जानी चाहिए। ठीक है, वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन लाए करते हैं उनको रोजगार का एक पक्का साधन दिया जाना चाहिए, सस्टेन्ड वेज एम्प्लॉयमेंट दी जानी चाहिए। तो इस योजना की ये एम्स थे दो। ठीक है, ये लॉन्च हुई 1999 में और इसके एम्स थे रूरल डेवलपमेंट करना और सेकंड था कि गांव के लोगों को जो बीपीएल हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको सस्टेन्ड वेज एम्प्लॉयमेंट देना। नेक्स्ट है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में क्या था? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि NOAPS मीन्स नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। और ये कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त मीन्स इंडिपेंडेंस डे पे 1995 को। ठीक है, और इसका एम क्या था कि ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पेंशन देना। ठीक है, इसके नेम से ही क्लियर है। तो इसका एम था टू प्रोवाइड पेंशन टू ऑल 65 प्लस पीपल। ठीक है, जिनकी एज 65 से ज्यादा हो गई है उन लोगों को, और वो लोग जो बीपीएल हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन लाई कर रही हैं और जिनकी एज 65 से ऊपर है, उन लोगों को पेंशन स्कीम्स देना, उन लोगों को पेंशन देना। ठीक है, और उनको पेंशन किस अकॉर्डिंग दी जाएगी? अगर तो सिंगल बेनिफिशियरी है तो उसको 2000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे, और अगर वो कपल है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही ओल्ड एज हैं और वो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस स्कीम में वो जो दो जने हैं उनको मिला के 3000 रुपीज दिए जाएंगे। अगर सिंगल बेनिफिशियरी है तो 2000 रुपीज, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हैं पेंशन स्कीम के लिए तो उनको दोनों को 3000 रुपए इकट्ठे दिए जाएंगे। तो ये थी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये कब शुरू हुई? 1995 को। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम NFBS। ठीक है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये लॉन्च हुई थी अगस्त 1995 में। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वाली जो थी ओल्ड एज पेंशन स्कीम वो भी 1995 में ही लॉन्च हुई थी, उसी की तरह ये भी अगस्त 1995 में लॉन्च हुई। किसने ये कौन स्पॉन्सर करता है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये स्पॉन्सर की जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन सा डिपार्टमेंट इसको फंडिंग करता है? तो कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी, कम्युनिटी एंड रूरल डिपार्टमेंट, कम्युनिटी एंड रूरल डिपार्टमेंट इसको फंडिंग करता है और इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। और इसमें क्या है, इस स्कीम का मेन बेनिफिट क्या है कि किसी फैमिली में अगर ब्रेड विनर यानी कि मेन जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार उस फैमिली को 20,000 रुपीज देगी एज अ कंपनसेशन। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या था? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में क्या था? एक तो ये लॉन्च हुई 1995 में, इसको स्पॉन्सर करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है प्रॉपरली? कम्युनिटी एंड रूरल डिपार्टमेंट। ठीक है, कम्युनिटी एंड रूरल डिपार्टमेंट। और इस स्कीम का मेन बेनिफिट क्या है कि किसी फैमिली का अगर प्राइमरी ब्रेड विनर यानी कि मेन अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो सरकार उस फैमिली को 20,000 रुपीज देगी एज अ कंपनसेशन। नेक्स्ट है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये भी लॉन्च हुई थी 1995 को। जैसे कि इसका नेम ही, ठीक है, सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या था? प्रेग्नेंट वीमेन को सरकार कुछ बेनिफिट्स देगी। कैसे? कि उनको 6,000 रुपीज दिए जाएंगे और 6,000 रुपीज भी उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट्स में कैसे? 3,000 रुपीज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर के लिए 3,000 रुपए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 1,500 रुपीज एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 1,500 रुपीज। इस अकॉर्डिंग सरकार 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनको 6,000 रुपीज प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुई? 1995 में। ठीक है, और इसका आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इस स्कीम को अपडेट करके 2005-06 में एक नई स्कीम बनाएगी। कौन सी? जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, इसी स्कीम को अपडेट करके जननी सुरक्षा योजना नामक नई स्कीम बनाई गई, और जो कि कब बनाई गई थी? 2005-06 में। नेक्स्ट स्कीम है अन्नपूर्णा स्कीम। जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें लोगों को कुछ फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी।
ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम कब लॉन्च हुई? 1999 2000 में। ठीक है, 1999 2000 में ये स्कीम लॉन्च हुई और इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड फूड टू सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है 65 प्लस लोग हैं हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, जो कि खुद की अर्निंग नहीं कमा सकते। ठीक है, खुद की लाइवलीहुड नहीं अर्न कर सकते और जो खुद का नहीं ध्यान रख सकते, उन लोगों के लिए ये स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट कि उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड नॉट अंडर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, बशर्ते वो लोग ओल्ड एज पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कि मींस वो सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने ओल्ड एज पेंशन स्कीम का के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, वो लोग अन्नपूर्णा स्कीम के तहत सरकार से फूड सिक्योरिटी का बेनिफिट गेन कर सकते हैं। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1999 2000 में। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये कब लॉन्च हुई? 1985 में। और जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ग्रामीण आवास, आवास मीन्स रेजिडेंस। ठीक है, मीन्स इसमें हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार के द्वारा और मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, विलेज एरियाज में प्रोवाइड की जाएगी, रूरल एरियाज में। तो ये 1985 में लॉन्च हुई थी स्कीम। इसका मेन एम क्या था कि 20 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनाएगी सरकार। ठीक है, 20 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा, जिसमें से जैसे कि नेम सजेस्ट करे ग्रामीण, गांव में ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। कितने? 13 लाख गांव में हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे, जबकि अर्बन एरियाज में कितने बनाए जाएंगे? 7 लाख। ठीक है, ग्रामीण आवास योजना ये लॉन्च हुई 1985 में। इसके तहत सरकार 20 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनाएगी, जिसमें से 13 लाख रूरल एरियाज में और 7 लाख अर्बन एरियाज में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंडर क्या है कि बच्चों की डेवलपमेंट की ओर सरकार ध्यान देगी, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अर्ली एज में। उसके बाद उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाएंगी सरकार के द्वारा। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, 1975 में गांधी जयंती के दिन ये योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा। और इसका मेन एम क्या था? इम्प्रूव न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के न्यूट्रिशन और हेल्थ की तरफ ध्यान देगी सरकार और उसके अलावा उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी। ठीक है, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं? 0 से मतलब कौन कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? 0 से 6 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट वीमेन, क्योंकि अगर वो स्वस्थ होंगी तभी वो बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगी। ठीक है, और उसके बाद है लैक्टेटिंग वीमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स, ये लोग इनके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो में कवर किया कि सरकार ने पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स अब तक बनाई हैं और उन स्कीम्स का मेन एम क्या था और वो किन ईयर्स में लॉन्च की गई थी। हमने इस वीडियो में ये पढ़ा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज का ये सिलेबस में इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मेंशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल सके जब भी हम कोई न्यू वीडियो लेके आते हैं। ओके, थैंक यू।